जय हिंद। वेलकम टू द शाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पहले पढ़ा था, आज हम उसको रिवाइज करने वाले हैं और हम उसे दो छोटे छोटे लेक्चर्स में रिवाइज करेंगे। मतलब लेक्चर छोटा रखेंगे ताकि आपको जहाँ टाइम ना डिवोट करना पड़े। ग्रेविटेशन चैप्टर आपको देख के समझा, हमने 5 लेक्चर में ख़त्म किया था। मतलब चैप्टर छोटा है, चैप्टर छोटा है पर थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। आप मतलब उसकी प्रैक्टिस सही ढंग से करिए, उसके सवाल आप सही ढंग से लगाइए तो आपको हेल्प रहेगा। नीट के अंदर आपके पास में अगर आप देखेंगे तो हर एक ईयर ऑन एन एवरेज 2 सवाल रहते हैं। तो यार 5 लेक्चर के चैप्टर से 2 सवाल आना अपने आप में बड़ी बात है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि भाई आपके 2 सवाल आपको दिखने के चांसेस हैं, मतलब मोस्टली ऑन एन एवरेज 2 सवाल रहते हैं इससे, तो अगर नीट में 2 सवाल आपके पास में आए तो 2 सवाल तो बहुत बड़ी चीज़ है यार, बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो यह चैप्टर आपको सही ढंग से करना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, आप प्रैक्टिस सही ढंग से करिए। आपका कुछ होमवर्क या असाइनमेंट इसका पेंडिंग है तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। हम सबसे पहले वाले पार्ट में तो हम वही जो बेसिक चीज़ें हैं आपके पास में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके बाद में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जीएफआई क्या होता है, वो बेसिक बेसिक बातों को फटाफट रिवाइज करेंगे। फिर हम सेकंड वाले लेक्चर के अंदर केप्लर्स लॉ की बात करेंगे, सैटेलाइट के मोशन की बात करेंगे। तो सवाल मोस्टली देखने को मिलता है वो सब पूरे चैप्टर से ही है आपके पास में। सैटेलाइट के मोशन से सवाल है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सवाल है, केप्लर लॉ से सवाल है, मतलब आपके पास में एस्केप वेलोसिटी, इन सबसे सवाल है। तो पूरा चैप्टर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट का मोशन, एस्केप वेलोसिटी, केप्लर, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सवारने के ज़्यादा चांस है। तो आइए बच्चे अपने इस चैप्टर का रिवीजन शुरू करते हैं। तो ये बच्चे अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब ग्रेविटेशन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे मतलब फेमस चीज है दैट इज ग्रेविटेशनल लॉ, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपके पास में हम उसकी बात करते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि अगर आपके पास में मान लीजिए 2 पॉइंट मास है m1 और m2, 2 पॉइंट मास आपके पास में m1 और m2, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सिमिलरली ये इधर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है। हम अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें, ये आता है जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आता है आपके पास, आर इसके बीच की डिस्टेंस है आपके पास। ठीक है। और अगर आप इस g की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ 6.67 10 टू द पावर -11। m1 हो गया मास फर्स्ट का, m2 हो गया सेकंड बॉडी का, r हो गया आपके पास में सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन पॉइंट मास लिख लीजिए, बिटवीन पॉइंट मास। अच्छा, यहाँ पे खतरे वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे खतरे वाला पॉइंट ये है कि ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है। अगर आपको कभी बड़ी बॉडी के लिए लगाना है तो आपको एलिमेंट देके लगाना पड़ेगा, वैसे आप नहीं लगा सकते। किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास। समझ में आ गई ये बात। तो कभी भी आप बड़ी बॉडी के लिए लगाए, सीधा मत लगा दीजिएगा भाई साहब। पहले आप उसके कंपोनेंट ब्रेक मतलब एक एलिमेंट मान के छोटे छोटे पॉइंट मास को फिर आप प्रोसीड कीजिएगा, सही रहेगा। डायरेक्शन आपके पास में तो आपको पता ही अट्रैक्टिव नेचर का है आपके पास में, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो डायरेक्शन आप अपने आप जज कर पाएंगे। तो डायरेक्शन अपने आप पे नहीं लिख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड लिखा है। डायरेक्शन आप खुद से जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट डायरेक्शन लिख के आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर। और अगर आप बात करें तो कैसा है, कंजर्वेटिव है आपके पास में ये फोर्स। कंजर्वेटिव मतलब क्लोज लूप में वर्क डन 0 आएगा, मतलब एक कोई 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच वर्क डन निकालना है, उस पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको पता भी है ग्रेविटेशन तो हमारे जीवन में सबसे कॉमन चीज जो हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ पे आना है तो आप यहाँ से कोई भी रास्ते से आइए, वर्क डन आपके पास में सेम आएगा। तो कंजर्वेटिव नेचर का सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर से सेंटर के अलोंग लगता है, वो आपके पास सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। जो फोर्स आपके पास 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट इज सॉरी, जो फोर्स आपके पास 1/r² प्रोपोर्शनल होते हैं वो सब सेंट्रल फोर्सेस रहते हैं आपके पास में। तो सेंटर के अलोंग, जैसे मान लीजिए ये बॉडी जैसे बड़ी स्फीयर भी होता तब भी सेंटर के अलोंग लगते हैं। बस स्फीयर के लिए नहीं लगना चाहिए था, क्यों लगना, तो पॉइंट मास के लिए चाहिए, फिर स्फीयर के लिए क्यों लगता है वो बात की बात है। समझ में आ गई। तो सेंटर के अलोंग आपके पास में लग रहे हो वो सब फोर्सेस क्या कहलाते हैं आपके पास में, सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने कुछ सवाल किए थे। एक सवाल तो हमने ये वाला किया था कि यहाँ पे एक मास है आपके पास में 10 kg, यहाँ पे एक मास है कुछ 20 kg। डाटा मैंने बदल दिया होगा शायद, तो आपसे बोला जाए बताओ वो पॉइंट ढूंढ के बताओ जहाँ पे आपके पास में कोई भी एक मास को रखें और उस पर एफ नेट 0 हो जाए। तो आप पोजिशन ढूंढते थे, इसका फोर्स फिर कैंसिल आउट करते थे। एक तो आपने ये वाली चीज यहाँ पे देखी थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, फिर आपने एक वो किया था कि जैसे इस तरीके का सवाल आपको दिया गया था कि यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल के अंदर 3 मासेस हैं, इस तरीके के सवाल रहते थे आपके पास में, एक m1, एक m2 और एक m3, और ये सेंटर है आपके पास में। तो ये इस मतलब किस वेलोसिटी से ये सब घूमे, तीनों का मास mm मान लो, ये किस वेलोसिटी से घूमे ताकि इनके बीच का सेपरेशन सेम रह जाए।
मतलब इनकी वेलोसिटी क्या हो ताकि कोई भी मासेस की वजह सेपरेशन ना बदले। तो क्या करते थे हम बोलते थे अभी सर्कल में घूमना शुरू कर देंगे, सर्कल में घूमना शुरू कर देंगे, ये जो इसका सेंट्रोइड होगा वो सेंटर हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ एफ लगता था, इसकी वजह से कुछ एफ लगता था, एफ नेट इस तरफ आ जाता, सिमिलरली यहाँ पे भी एफ नेट इस तरफ, सिमिलरली यहाँ पे भी एफ नेट इस तरफ। अच्छा ये जो एफ नेट है अब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स में यूज कर लिया, अगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स में नहीं यूज करते तो आपस में पास में आके टकरा जाते, समझ में आ रहा है। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया ना तो ये एम भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, आके यहाँ पे टकरा जाएंगे। हमें चाहते हैं टकराए ना, हम चाहते हैं सेपरेशन ना बढ़े, मतलब सेपरेशन चेंज ही ना हो, इनके बीच घटे ना। तो आप उस केस में क्या होना करना पड़ेगा, हर एक मास को कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को mv² के बराबर करके अपने प्रोसीड कर देते थे। सिमिलरली ऐसा भी होता था, आपके पास 4 मास रहा करते थे, एक एम यहाँ पे, एक एम यहाँ पे, एक एम यहाँ पे और एक एम यहाँ पे, इसका सेंटर पकड़ा करते थे, ऐसे बनाया करते थे, फिर अगेन कर सकते थे। तो ये इस तरीके के सवाल थे आपके पास में। फिर इसके बाद में अगर आप बात करें, ऐसा सवाल भी हमने किया था कि यहाँ पे एक रोड है, इस रोड की वजह से सेंटर के ऊपर या फिर इससे कुछ r दूरी के ऊपर, इसकी यहाँ से कुछ डिस्टेंस l मान लो, आपसे बोला गया ये एक रोड है, इस रोड से कुछ पॉइंट O के ऊपर हमें m मास को रख दीजिए। आपसे पूछा गया बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे m मास। तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि इस रोड के सेंटर पे पूरा मास कंसंट्रेटेड मान लें, नहीं ऐसा नहीं करना है। हम यहाँ पे ऐसे एलिमेंट पकड़ते थे। अच्छा यहाँ से हम बोलते थे कि इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो कुछ dx है और इसकी दूरी यहाँ से कुछ आप x मान लेते थे, समझ में आ रही है मेरी बात। फिर आप लिखते थे, तो पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो पॉइंट मास के लिए है, तो ये तो पॉइंट मास था, इसको पॉइंट मास बना लिया छोटा सा एलिमेंट। फिर आप लिखेंगे छोटा सा फोर्स दैट इज g लैम्डा dx dm, इसको इंटीग्रेट करते हैं, x की वैल्यू कहां से कहां तक, r से लेके सॉरी r प्लस l तक आती थी आपके पास, समझ में आ जाएगी बात, ये हो जाएगा ऐसे। तो ये आपके ऐसे बेसिक सवाल थे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, ठीक है। वैल्यू वगैरह याद होनी चाहिए आपको और डायरेक्शन वगैरह वेक्टर वगैरह आप इसके निकाल पाए, ठीक है। तो ये तो बेसिक बातें थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, फिर अपने ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पे चर्चा करते हैं वो क्या थी। अभी हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड तो हमें फील्ड तो समझ में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ा था कि किसी एक मास की वजह से जितनी बड़ी सराउंडिंग रीजन के अंदर, सराउंडिंग या फिर रीजन आप बोल सकते हैं कि अंदर दूसरा मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस मास की वजह से। मान लीजिए मैं एक मास हूँ, मेरी वजह से जितने बड़े रीजन के अंदर कोई दूसरा मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पूरा रीजन कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और आपको पता है कि जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज F = g m1 m2 डिवाइड बाय r²। तो r की जब तक इन्फिनिटी नहीं हो जाएगी तब तक फोर्स कुछ ना कुछ आएगा। तो कोई भी एक पॉइंट मास के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड आता है वो इनफिनिट रीजन के अंदर आता है। फिर हमने बात की थी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को, जिसको हम GFI से डिनोट करते थे, GFI। इसका सिंबल स्मॉल g है। ये स्मॉल जी ऐसा नहीं है अर्थ के सरफेस के लिए स्मॉल जी, जैसे जो वैल्यू 10 जब आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं वो स्मॉल जी की वैल्यू कब है, जब आप अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर आप ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कोई चेक कर रहे हैं। कोई भी जनरल पोजीशन पर अगर आप ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो आप उसे g या फिर g' से आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। जो हम जो जनरली जो g बोलते हैं वो बोलते हैं इज ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पर कोई और प्लैनेट पे भी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकाली जा सकती है, उसको आप g से ना डिनोट करिए, g' से डिनोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जी वर्ड है जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हमने उसको स्टैंडर्डाइज करके अर्थ के सरफेस के लिए इसलिए बोल देते हैं बिकॉज हम धरती पे रहते हैं और धरती पे हमें चीजें ऑब्जर्व होती है, इसलिए हमने ये जो जी था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसको स्टैंडर्ड पकड़ दिया कि ये 9.8 है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक प्लैनेट के लिए, हर एक सरफेस के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास में डिफरेंट आएगी। क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? ये बोलते हैं दैट इज फोर्स पर यूनिट मास, दिस इज फोर्स पर यूनिट मास। तो आपके इसमें प्रोसेस क्या रहता है किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने का? आपको कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट के ऊपर क्या रखो, यूनिट मास रखो। पहले क्या रखो आप, यूनिट मास, कीप यूनिट मास। आप यूनिट मास उस पोजीशन पे रखो, फिर क्या करो, फोर्स ऑन दैट पॉइंट, दैट यूनिट मास, उस पे आप फोर्स निकाल लो। और फिर आप क्या देखिए जो GFI आपके पास में दैट इज F0 डिवाइड बाय n, आप 1 के से कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या आएगा इसका? यूनिट आएगा, ऊपर है न्यूटन और नीचे है आपके पास में kg, न्यूटन और kg। और न्यूटन होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसको आप बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लोग इसको बोल देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि आप इसकी यूनिट जो है दैट इज न्यूटन पर kg। न्यूटन है आपके पास में ma हो जाएगा ना, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, मास से नीचे भी मास है ऊपर ही मास है, कट जाएगा, यूनिट किसकी बचेगी, मीटर पर सेकंड को, दैट इज एक्सीलरेशन की यूनिट। इसलिए लोग इसको ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब इसको
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल देते हैं। क्लियर है ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम जैसे मान लीजिए आपके पास में एक पॉइंट मास, एक कैपिटल एम मास है, आपसे पूछा जाए बताइए यहाँ पे एक पॉइंट है ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट के ऊपर जीएफआई कितना होगा, ये सेपरेशन कुछ आपको दे दें आर, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 1 kg मास रखा, तो जी एम मल्टीप्लाई 1 kg और सेपरेशन कितना है आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फोर्स आ गया। हमें फोर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, तो वो क्या होगा, डिवाइड बाय एम कर दीजिए, डिवाइड बाय जो आपके पास में यूनिट मास सबसे डिवाइड कर दीजिए, तब डिवाइड करें तो 1 kg उड़ जाएगा, तो ये बचेगा जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, यूनिट मास के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दैट इज विल बी डायरेक्शन ऑफ जीएफआई। बात समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे ऐसे रिंग है आपके पास में, ऐसे रिंग है, यहाँ पे एक सेंटर ओ है और इसका मास कुछ एम है, तो आपसे बोला जाए बताइए कि कितना ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आएगा, ये आर है ये एक्स है, इस ओ पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, ये आप करिए फटाफट, कितना आ रहा है आपके पास, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर ये जो सेपरेशन है आपके पास में, ये कुछ एंगल थीटा मान लीजिए ऐसे, तो यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस तरफ डीएफ आ रहा होगा, ये वाला एंगल कुछ थीटा हो जाएगा, तो आपको जो रिजल्टेंट चाहिए वो डीएफ कोस थीटा का रिजल्टेंट चाहिए, डीएफ कोस थीटा का रिजल्टेंट चाहिए, दिस इज एफ नेट, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आएगा आपके पास में के नहीं जी टोटल एम, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि आप इंटीग्रेट करने जाएंगे आपके पास में तो डीएम यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट प्रोसीड करते हैं तो ऐसा आता है, आप खुद से करके देखिए, बेसिक से कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई क्या करते हैं कोस थीटा करते हैं, तो क्या बन जाएगा जीएम एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ये आपके पास में ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आ गया, किसके ऊपर, रिंग के एक्सिस के ऊपर। सेम रिजल्ट अगर आपको याद होते इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, दैट इज के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 3/2, यहाँ पे है जीएम एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर टू दी जीएम एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर। तो ये बेसिक बातें थी। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग बात पे चलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें जो, जैसे मैं बोलूँ मेरा मास कुछ 70 kg है मान लीजिए, ये दूसरी बंदा है उसका मास आपके पास में 80 kg है आपके पास में, अब मैं बोलूँ दोनों में सेपरेशन कुछ आपके पास में 10 मीटर का है, तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कि नहीं लग तो रहा है, पर वो वैल्यू बहुत कम है। वो वैल्यू क्यों कम है, बिकॉज फोर्स है जी एम 1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जी की वैल्यू है 10⁻⁻11 के ऑर्डर की, और आपका मास कितना हुआ 60 70 80 100, तो उस वजह से वो जो फोर्स है वो बहुत ही नेग्लिजिबल आता है, इसलिए हम उसे मतलब हमें दिखता ही नहीं है, उसका इफेक्ट हमें दिखता ही नहीं, वो थोड़ा सा फोर्स होगा वो फ्रिक्शन ही उसको कंपनसेट कर देगा, तो अट्रैक्शन नहीं दिखाई देगा। हम जो मेजर ग्रेविटेशन देखते जो ऑब्जर्व कर पाते हैं वो बड़ी बॉडीज की वजह से, जैसे मान लीजिए अर्थ की वजह से है आपके पास में, सन की वजह से है, मून की वजह से है, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं आपके पास में उनकी वजह से हम ग्रेविटेशन फील्ड को एनालाइज करते हैं मेजर। फिर क्या हुआ, जो सबसे बड़ा जो हमारे पास से पार्ट है जिसके लिए हम ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं वो अर्थ है, मतलब हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे ग्रेविटेशन फील्ड है और अर्थ की वजह से अच्छा खासा फोर्स भी है, तो उसको मतलब स्टडी आउट करना बहुत जरूरी था। तो न्यूटन ने ये बोला, मेरी बात को समझिएगा, न्यूटन ने ये बोला कि जो ग्रेविटेशनल का जो मैंने फॉर्मूला दिया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो है सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड, पर अगर मान लीजिए आप ये अर्थ है आपके पास में, जैसे अर्थ है तो अर्थ आपके पास में आप स्फेरिकल शेप की मान सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं है पर टेंडिंग टू स्फीयर है। इसकी रेडियस अगर आप यहाँ पे कुछ आर ई मान रहे हैं, इसका मास कुछ एम ई मान रहे हैं, तो उसने बोला कि अगर आप यहाँ पे एक कोई बंदा खड़ा है मान लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट मास है आपके पास में, यहाँ पे पॉइंट मास है एम, तो अगर आप इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स देखना चाहेंगे तो वो ये आता है जी एम ई एम डिवाइड बाई, दूर लेके जाइए किसी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये उसने बोला कि भाई अगर आप अर्थ की वजह से बाहर, मतलब बाहर जैसे ये एम मास है वो अर्थ के बाहर है ना आपके पास में, अर्थ की वजह से अगर आप जैसे इस वाले पोजीशन की बात करें व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर वाले केस में, तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिजल्ट कब आता जब ये पूरा मास कहां पे कंसीडर होता, सेंटर पे। इसका मतलब यही होता ना भाई, अगर आप मान लेते अर्थ का पूरा मास एक पॉइंट मास है और इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तब ये फोर्स आता। इसका मतलब ये है कि न्यूटन ने ये बोल दिया कि अगर आपको अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है,
ऑब्वियसली बाहर ही रहते हैं, हम अर्थ के अंदर तो रहते नहीं है। अगर हमें अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है तो अर्थ को आप सेंटर पे कंसिडर मान सकते हैं। अब लोगों ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया, यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए, पहले तो ने बोला पॉइंट मास के लिए वैलिड है, अभी तो पॉइंट मास के लिए वैलिड, पॉइंट मास नहीं है ना, अर्थ तो बहुत बड़ा मास है। तो आप छोटे छोटे एलिमेंट के लिए करो। फिर उसके न्यूटन ने क्या डिजाइन किया, कैलकुलस डिजाइन किया। न्यूटन ने बोला मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, मैंने कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक नया फॉर्मेट बनाया है, उससे मैंने आपको मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं ये एक्सप्रेशन कि ऐसा ही आता है। इस बात को समझाने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए कि अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड निकालने के लिए आप अर्थ को उसके सेंटर पे कंसिडर्ड मास की तरह मान सकते हैं, तो आपके जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो सेम ही आती है। उस बात को प्रूव करने के लिए उसने कैलकुलस को बनाया, जो आप पूरा मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं। सोचिएगा न्यूटन नहीं होता तो गणित में आपके पास कैलकुलस नहीं होता। बहुत बढ़िया, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप कैलकुलस पसंद है नहीं है वो बात अलग है, पर कैलकुलस न्यूटन ने बनाया इसी बात को समझाने के लिए। तो सोचिए एक बात को समझाने के लिए इतनी बड़ी गणित बना दी उसने, तो बंदे में दम था, ऑब्वियसली दम था, इसलिए हम पढ़ रहे हैं उस बंदे को। तो ये आ गया आपके पास में, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रिजल्ट है आपके पास में। अगर आप बात करें शेल की वजह से, तो ये सेम रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिजेंबल करता है, ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है। हम सबसे पहले बात करें स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की हम बात कर रहे हैं। स्फेरिकल शेल में अगर आप बात करें, इसकी रेडियस कुछ r0 मान लेता हूं, तो अगर मैं बात करूं r इज लेस देन r0, r इज लेस देन r0, आप लेस देन r0 मतलब क्या, आप इसके अंदर है, ये अंदर से खोखला है, ये शेल है मतलब अंदर से क्या है, खोखला है। आप ऐसे में धरती खोखली होती नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए थी, मान लीजिए अगर खोखली होती, उसका ढक्कन हुआ, वो ढक्कन खोला, आप उसके अंदर चले गए, तब आप यहाँ पे आ गए, तो अब इसके अंदर आपके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर r लेस देन r0 आपके पास में होगा तो जो GFI आता है वो 0 आता है, GFI 0 आता है। मतलब अगर धरती खोखली होती और हम ढक्कन खोल के उसके अंदर घुस जाते तो हम पे कोई फोर्स नहीं लगता, हमें बिल्कुल फ्री महसूस होता, बिल्कुल फ्री फॉल की तरह। अंदर GFI क्या आता है आपके पास, 0 आता है। सेकंड केस की अगर आप बात करेंगे, ये सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी था, अगर आपको याद होगा स्फेरिकल शेल के अंदर EFI वो 0 आता है। सेकंड केस की बच्चों अगर आप बात करेंगे, व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r0, मतलब चाहे आप सरफेस पे हैं चाहे इसके बाहर हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से GFI निकालने के लिए इस मास को आप इसके सेंटर पे कंसीडर मान सकते हैं, पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तब जो GFI आप लिखेंगे दैट इज GM डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो किसके वैलिड है, शेल के लिए वैलिड है, कब, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में। दिस इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा फिर आप निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे आप याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है स्फेरिकल शेल पे, तब आप बोलते थे अंदर 0 है, बाहर KQ डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर है। पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। कंडक्टर वाले केस में कर पाएंगे, नॉन कंडक्टिव वाले केस में किस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा चेक करना पड़ेगा, फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो ये कितनी अच्छी बात है, मतलब शेल की वजह से हर एक पॉइंट की वजह से नहीं निकालना, रिजल्ट पता है, काम हो जाएगा। फिर अगर आप बात करें सॉलिड स्फीयर, जो अर्थ हमारे पास में है, सॉलिड स्फीयर, अर्थ भी सॉलिड स्फीयर है ना, जिसको आप अर्थ भी बोल सकते हैं। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसका मास कुछ m है, इसकी रेडियस कुछ r0 है। अगर हम बात करें GFI की, GFI कब, when r is less than r0, सबसे पहले ग्रेटर देन r0 कर देते हैं यार, वो आसान है, ग्रेटर देन r0। आप सरफेस पे हैं या फिर बाहर हैं, तो GFI आता है, वो निकालने के लिए आप पूरे सॉलिड स्फीयर का मास उसके सेंटर पे कंसीडर मान सकते हैं। तो आपके पास में जो GFI आएगा, जिसको आप स्मॉल g से नोट कर सकते हैं, दैट विल बी GM डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। ये m इसका मास हो गया आपके पास में, क्लियर। आप कोई भी GFI को स्मॉल g से नोट कर सकते हैं। स्मॉल g का मतलब हमेशा 9.8 नहीं होता, समझ में आ रही है मेरी बात। तो हम यहाँ पे जनरली मैं g लिखता नहीं हूं, मुझे ऐसा रहता है बच्चों डाउट रहेगा, अच्छा ये वो वाला g कि नहीं। अब GFI जैसे EFI को e से लिखते थे ना, तो वो कहीं पे भी EFI हो सकता है ना, ये GFI मतलब कहीं पे भी हो सकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8। भाई अगर स्मॉल g की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8, पर कोई डिफरेंट जगह पे इसके डिफरेंट हो सकती है आपके पास। फिर अगर आप बात करेंगे r लेस देन r0, ये वाला रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे कई बार प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं। अभी तक मैं पहली जगह बता रहा हूँ जहां सवाल आने के चांसेस रहते हैं, ये वाला r लेस देन r0 वाला केस। इसमें GFI कई फॉर्मूले आते हैं, या तो आप ये यूज कर लीजिए, ये वाला GM डिवाइड बाय r क्यूब, r रेडियस हो गया ना इसका, r0 इसका रेडियस हो गया आपके पास, और ये स्मॉल r डिस्टेंस हो गया आपके पास। चाहे तो आप इसे रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रो में कन्वर्ट करने से क्या लिखेंगे, m को क्या लिख दिया, m को लिख दिया रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई r0 का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय r0 का क्यूब मल्टीप्लाई r, ये साफ हो गया आपके पास। तो यहां पे क्या बन गया, ठीक है जी। तो यहां पे जो GFI आपके पास में आ रहा है इस वाले रिजल्ट से, दैट इज 4 पाई रो g डिवाइड बाय 3r, ऐसा एक्सप्रेशन।
तो आप ये दोनों एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं। ये वाला तो आसान है याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो नीचे आर क्यूब है और मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्मॉल आर है, या फिर रो की टर्म में आप ये रिजल्ट दोनों को आप ड्राइव भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए जब आपके पास r इज इक्वल टू आर नोट अगर आप तक जा रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिस इज सरफेस पे, और सरफेस पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे जीएम डिवाइड बाय आर नोट का स्क्वायर। इसमें रिजल्ट में कैपिटल आर नोट पुट कर दीजिए। फिर आगे आप देख रहे हैं उसके आगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, आप दोनों टर्म में रिजल्ट याद रख लीजिएगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिजल्ट याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जो EFI लिखा था वो था रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर लिखा था हमने EFI सॉलिड स्फीयर के अंदर। और आप जैसे हम अगर बात करें रिलेशन बिटवीन, मतलब किस तरीके से आप दोनों के बीच में एनालॉजी बना सकते हैं, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन के बीच में, तो वहां से मैं सेम इस रिजल्ट से ये रिजल्ट प्रूव भी करके दिखा सकता हूं। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी हम बात करें एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज दोनों के मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो एक जैसे हैं। तो जो गणित आपने वहां पे पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वापस यहाँ पे देखने की जरूरत आपको नहीं है, आप डायरेक्टली रिजेंबल करके बात मतलब कर सकते हैं। आगे हम बात करें एनालॉजी बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक तो अगर आप यहां पे बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन की और इस तरफ हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स है दैट इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे कितना है दैट इज G M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो कौन किससे एनालॉग कर रहा है, G किससे एनालॉग कर रहा है, K से एनालॉग कर रहा है, M किससे एनालॉग कर रहा है, Q से एनालॉग कर रहा है। ये वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ये हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो कभी भी जो आपके पास, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए इससे रिजल्ट कंपेयर करना होगा तो एक चार्ज पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे इसमें ये दोनों पॉजिटिव लेते थे, यहाँ पे अगर आपको इसके रिजल्ट इससे कंपेयर करने थे, एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ऐसा, बिकॉज ये अट्रैक्टिव है और इसमें अट्रैक्टिव फोर्स को देखने के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। वो एनर्जी में आपकी हेल्प करेगा, अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप देख रहे हैं तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर आप यहां से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, G के बराबर। तो 1/एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हुआ, 4 पाई G के बराबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां पे 1/एप्सिलॉन नॉट यूज होता है, ग्रेविटेशन में उसके लिए 4 पाई G यूज होगा। तब आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का मुझे रिजल्ट याद है दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R होता है। अगर आप यही ग्रेविटेशन में निकालेंगे तो रो की जगह तो रो पड़ा रहेगा, 3 की जगह 3 पड़ा जाएगा, पर 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, 4 पाई G और R। अब आप देखिए रिजल्ट मैच कर रहा है क्या, 4 पाई GR रो, 4 पाई GR रो डिवाइड बाय 3। आपने यहां से किया, यहां से किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनालॉजी आपको दोनों की याद होनी चाहिए। एनालॉजी में कुछ खास बात नहीं है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि K और G एक जैसे हैं। K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो 1/एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ जाएगा, 4 पाई G के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इसी एनालॉजी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो हमने यहाँ पे गॉस लॉ पढ़ा था, तो गॉस लॉ को हम ग्रेविटेशन में भी यूज कर सकते हैं। गॉस लॉ ग्रेविटेशन में दिया नहीं गया था, मतलब वैसे ही तो ये गलत चीज है, गॉस लॉ ग्रेविटेशन के लिए नहीं दिया गया था, पर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को आसान देखने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे E.ds वहां पे था Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, किसके अंदर बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो अगर आप गॉस लॉ ग्रेविटेशन के लिए यूज करना चाहें, जो कि बोलना सही नहीं है पर रिजल्ट सही देगा आपको, तो उसके लिए क्या बनेगा, यहाँ पे E की जगह क्या बनेगा, G.ds। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है, इज इक्वल टू Q इनसाइड की जगह क्या आएगा, M इनसाइड। दिस इज बिकम M इनसाइड। सही, क्योंकि Q किससे रिजेंबल करता है, M से रिजेंबल करता है। और 1/एप्सिलॉन किसके जैसा है, 4 पाई G के जैसा। तो क्या एक्सप्रेशन बन गया आपके पास में, G.S इज इक्वल टू 4 पाई GM। तो अभी तक जितना हमने किया, कभी मान लीजिए एक आपके पास में फाइनाइट लाइन मास है, उसकी वजह से GFI पूछ लिया, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो रिजल्ट यूज किया था, आप यहाँ पे यूज करके डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पढ़ा था ना दैट इज 2k लैम्डा बाय r फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज। यहाँ पे अगर इनफाइनाइट लाइन मास उसकी वजह से GFI पूछे तो आप ये यूज कर सकते हैं। बस एक ही फर्क है, वहां पे जैसे दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होते हैं वो रिपेल करते थे, यहाँ पे हमेशा चीजें क्या करेगी, अट्रैक्ट ही करेगी आपके पास में। क्लियर। तो आपने जो रिजल्ट देखा भी सॉलिड स्फीयर के अंदर GFI की तरह GM डिवाइड बाय R क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल r, और बाहर तो हमें पता है कि अब शेल के बाहर हो चाहे सॉलिड स्फीयर के बाहर हो, आप उसको सेंटर पे कंस्टेंट मान सकते हैं। एक ये वाला एक्सप्रेशन रो की टर्म में, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी। अब आइए थोड़ा आगे चर्चा करते हैं।
बच्चों अब जैसे अपने पास ये केस रहे कि यहाँ पे ऐसे अर्थ दिखा दिया ना आपको, ऐसे बोला ये अर्थ है और इसका मास कुछ एम है और रेडियस कुछ आर है, ठीक है। और आपको बोला गया यहाँ पे ऐसे एक बंदा खड़ा है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, इसका मास कुछ स्मॉल एम है। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी हमें बाहर, जैसे अभी हम अर्थ के बाहर है ना, तो अर्थ के बाहर निकालने के लिए आप अर्थ के मास को कहाँ पे मान सकते हैं, तो सेंटर पे मान सकते हैं। सेंटर पे अगर आप मानेंगे तो ये बचेगा जी मास ऑफ अर्थ, उस बंदे का मास डिवाइड बाय आर ई का स्क्वायर। सिमिलरली मान लीजिए ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे अर्थ है, इसकी रेडियस कुछ आर ई है और यहाँ पे आपकी बार एक ऑब्जेक्ट है एम। आपसे पूछते बताओ इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, तो अब भी सेंटर में मान लेंगे, पर अब की वजह दूरी है वो रेडियस के बराबर नहीं होगी, कुछ ज्यादा होगी, तो आप आर स्क्वायर। फिर अगर हम देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम हाइट पे जा रहे हैं, जैसे जैसे मान लीजिए हम अर्थ सरफेस से ऊपर उठते जा रहे हैं, तो जो फोर्स होगा या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होगा या बढ़ेगा। तो यार ये वाली टर्म देखिए, जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हैं ये वाली टर्म बढ़ती जा रही है, तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। अगर आप ऊपर जाएंगे तब भी फोर्स क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आप अर्थ के अंदर जा रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैंने बोला इस वाले पॉइंट में GFI है, अब आप ऊपर जाए तो घटेगा कि बढ़ेगा, तो बड़े से जी घटेगा। सिमिलरली अगर आप नीचे जा रहे हैं तब भी GFI घटेगा। आप ग्राफ अगर एनालाइज करे होंगे तो ऐसा ग्राफ आया था, यहाँ पे मैक्सिमम है, अगर आप चाहे आप इसके इस तरफ जाइए तो इस तरफ जाइए, दोनों तरफ घट रहा है। यहाँ पे 1/r² के रेशियो में घट रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के टर्म्स में घट रहा है। फिर अगर हम देखें कि भाई ठीक है, हमें समझ में आ गया, अगर हम हाइट पे जाएंगे तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होगी और डेप्थ में जाएंगे तब भी कम होगी। और वैल्यू अगर आप निकालना चाहें, मैं आपसे बोलूं कि एक h हाइट के ऊपर हम बात करें GFI एट हाइट h फ्रॉम अर्थ, तो आप देखिए हम बोलेंगे अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है, तो सेंटर से कितनी दूरी होगी बच्चों, सेंटर से होगी RE प्लस h। तो अगर आप GFI देखें तो कितना है, GM डिवाइड बाय RE प्लस h का होल स्क्वायर। अगर हाइट मेंशन है ना बच्चों, तो हमें हाइट नहीं चाहिए होता, हमें सेंट्रल डिस्टेंस चाहिए होता है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अगर सिमिलरली अगर हम बात करें डेप्थ की, पैसा अगर हम गहराई में चले जाएंगे, कितनी गहराई में चलेंगे, h गहराई में चलेंगे हम। अब हमसे पूछा बताओ GFI कितना, तो मैंने बोला फॉर्मूला आता है GFI का, यानी GM डिवाइड बाय R क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉलर। स्मॉलर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, सरफेस से नहीं सेंटर डिस्टेंस है, तो कितना है आपके पास R माइनस H। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी इसी को हमने अलग फॉर्मेट में पढ़ा था, हमने इसका नाम दिया था इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, कितना है वो ऐसा है। अब मान लीजिए कई बार h की वैल्यू बहुत कम हो, अगर हम बात करें इफ h इज स्मॉल एज कंपेयर टू RE, तो आप इसको क्या लिख देंगे, GM डिवाइड बाय RE का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1 प्लस h बाय RE की पावर -2। अरे सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका नाम स्मॉल g होता है। सरफेस पे जो होता है आप स्मॉल g को क्या लिखते हैं, GM डिवाइड बाय RE स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड g की वैल्यू उसका जो 9.8 आ, दिस इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैंने इसको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। तो इसको हम एक काम करते हैं, GFI लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है यार, ये बड़ी दिक्कत रहती है कि आप GFI लिख रहे हैं कि GFI ऑन द अर्थ सरफेस, तो हम इसको GFI नाम दे देते हैं ना। यहाँ पे आ गया स्मॉल g आपके पास में, मल्टीप्लाई ये बन गया 1 माइनस 2h डिवाइड बाय RE। बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाया, कोई पाप नहीं किया है। पर ये रिजल्ट कब यूज होगा, व्हेन h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू RE। और जनरल केस है तो आप यहाँ पे मान लीजिए आपको बोला गया कि 3r डिस्टेंस पे बताइए, सेंटर मतलब सेंटर से 3r डिस्टेंस पे, सेंटर से, तो यहाँ पे 3r आएगा, फिर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेगा बिकॉज 3r तो बड़ा है। अगर कभी ऐसा हो भी, जैसे अर्थ की जो रेडियस है वो रहती है 6400 किलोमीटर, आप गए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर, तो यार 6400 में 1-2 किलोमीटर जोड़ेंगे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए आप बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, तो h बहुत छोटा होगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसा ही होता है, हमारा एरोप्लेन मैक्सिमम कितना 2, 3, 4 किलोमीटर ऊपर जाता है, ज्यादा नहीं जाता है। तो आप देखिए 6400 किलोमीटर कंपैरिजन में 1, 2, 3 किलोमीटर को ज्यादा नहीं होता, तो आप उस वाले केस में रिजल्ट यूज कर देंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, दिस इज RE ना, दिस इज RE में सच, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या बचा, GM डिवाइड बाय R स्क्वायर, यहाँ पे बन गया जिसे RE का क्यूब है ना, दिस विल बिकम 1 माइनस h बाय RE, ये आ जाएगा GFI एट डेप्थ। ये तो स्टैंडर्ड है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ये कब है, ओनली वैलिड व्हेन h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू RE। ये तो स्टैंडर्ड है, इसमें तो कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाया नहीं। अब देखिए इसमें मैंने कोई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, ये हमेशा वैलिड है। तो ये बच्चों दो इफेक्ट हमने देख लिए, डेप्थ का और हाइट का। अब आपको पता है कि अर्थ खुद अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। अगर अर्थ खुद अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसकी वजह से भी GFI में वेरिएशन आता है। तो अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन का क्या इफेक्ट रहता है।
तो हम कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे अर्थ है, ये अर्थ ऐसे अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है ओमेगा से। अब आप सोच के देखिए, अगर कोई चीज जैसे ओमेगा से रोटेट कर रही है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नेट जीएफआई देख रहे थे, तो नेट जीएफआई कुछ आपके पास में कैसा लेंगे हम, ऐसा है आपके पास नेट जीएफआई कुछ जी है। ऐसे तो सरफेस भी जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होगी इस वाले पॉइंट पे सेंटर की तरफ होगा, पर इस पे एक सूडो फोर्स लग जा रहा है आपके पास, इधर एक ऐसे सूडो फोर्स लग जा रहा है। वो कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एम जी आ गया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्मॉल एम मास रखा गया, इधर एम जी लग गया, घूमने के सेंट्रीफ्यूगल रेडियस एम ओमेगा स्क्वायर, और आर कितनी रेडियस में घूम रहा है, इस रेडियस में घूम रहा है। ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान दूं तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा। कितना बन गया बच्चों, ये दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। बात समझ आ गई, ये आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल इसको थीटा मान लेते हैं, ये अच्छा लगेगा, इसको थीटा मान लेता हूं, तो ये बन गया आर कोस थीटा, ये भी बन गया आर कोस थीटा। तो आप वो देख लेंगे सवाल में कौन सा थीटा गिवन है, ये थीटा हो गया। अब आप देखिए जो जी इफेक्टिव बचेगा, जी इफेक्टिव वो कितना आएगा आपके पास, दैट इज जी माइनस इसका ये वाला कंपोनेंट, कितना आएगा ये कंपोनेंट, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा। समझ में, ये जी इफेक्टिव आ रहा है आपके पास, तो एम हटाना पड़ेगा बिकॉज ये तो फोर्स है, फोर्स डिवाइड बाय इसको, एक्चुअली ये एम जी था, तो नेट फोर्स इंटरेक्शन में आ रहा है एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा। मुझे जी चाहिए, तो जी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास, तो आपने यहां पे इसको m से डिवाइड कर, तो ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैं बात करूंगा जी इफेक्टिव सबसे कम कहां पे आएगा, अगर आप देखेंगे इक्वेटर वाले पॉइंट पे देखेंगे, तो ये जो कोस थीटा की वैल्यू होगी आपके पास में, अगर आप इक्वेटर वाले देखेंगे तो जीरो बन जाएगी। तो अगर आप बोलेंगे एट इक्वेटर जी इफेक्टिव क्या होगा आपके पास, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द जी इफेक्टिव मैक्सिमम आएगा। तो एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा, और एक इधर टूट जाएगा, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। अब ये तो फ्रिक्शन से बैलेंस आउट हो जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसका जो मेन देखना था, इसकी वजह से जी इफेक्टिव बदल रहा है, जी इफेक्टिव सेंटर की तरफ लगता है, तो वो हमने देख लिया। और अगर आप बात करेंगे पोल्स पे, आप पोल पे जाइए, तो अगर पोल पे जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अब यहाँ पे एम जी लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल लगे नहीं रहा, तो सेंट्रीफ्यूगल में आर का टर्म होता है, आर तो जीरो बन गया। और अगर आप मैथमेटिकल जाना चाहेंगे तो ये वाला एंगल 90 बन जाएगा, एंगल 90 बन जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो पोल्स पे अगर आप बात करें तो जी इफेक्टिव क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये किसकी वजह से बात चल रहा है बच्चों, ये है आपके पास में इफेक्ट रोटेशन का। अगर कोई और चीज का इफेक्ट होगा तब इक्वेटर पे उसकी अलग अलग वैल्यू है। मैं बता रहा हूं सिर्फ रोटेशन की वजह से अगर आप एनालाइज करें तो इक्वेटर पे जो वैल्यू आती है वो मिनिमम आती है, और पोल्स पे जो वैल्यू आती है आपके पास में जीएफआई की, दैट इज मैक्सिमम। क्लियर है, तो ये बात थी, आप इसको देख लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। एक और आपके पास इफेक्ट रहता है कि जो शेप ऑफ अर्थ का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, वो भी रेयरली पूछता है, फिर भी इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। एक्चुअली अर्थ जो आपके पास में है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो थोड़ी सी ब्लर सी शेप की है आपके पास में, ऐसा रहता है, ऐसा कुछ ऐसा थोड़ा सा। यहाँ पे इक्वेटर पे जो रेडियस रहता है थोड़ी सी ज्यादा रहती है आपके पास में। तो ये आपके पास में यहाँ पे कुछ आरपी है, रेडियस ऑफ पोल हो गया, यहाँ पे रेडियस ऑफ इक्वेटर मान लिया ना, दिस इज रेडियस ऑफ पोल, और ये रेडियस ऑफ इक्वेटर होगा। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर जो आपके पास में रहता है थोड़ा ज्यादा रहता है पोल से, और कितना रहता है, 21 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा रहता है। तो मतलब एक्चुअली परफेक्ट स्फीयर नहीं है आपके पास में। तो अगर आप देख पाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो दूर है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा दूर है, ये वाला पॉइंट थोड़ा पास है। तो इसकी वजह से जीएफआई एट पोल रहता है, जीएफआई एट पोल रहता है, वो भी थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जीएफआई एट इक्वेटर। पर ये वाली वैल्यू देखिए, जो रेडियस एक्चुअली वो है 6400 किलोमीटर, उससे 21 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ना नहीं है। तो इस वजह से परफेक्टली जो स्फीयर मान के प्रोसीड कर लेते हैं। अब हम बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। हम चर्चा कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप मुझे बता सकते हैं क्या फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? तो आप बोलते थे यहाँ पे दो मासेस है m1 m2, इसके बीच का सेपरेशन कुछ आपके पास में r है, तो पोटेंशियल क्या लिखी जाती है, माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाय r। याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो रिजल्ट था, यहाँ पे q1 चार्ज था, यहाँ पे q2 था, सेपरेशन था r। इसकी जो पोटेंशियल थी दैट इज k q1 q2 डिवाइड बाय r। मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे q1 q2 दोनों पॉजिटिव लेके चले हैं, यहाँ पे दोनों रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इन दोनों को अट्रैक्ट करवाना है तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसी वजह से यहाँ पे माइनस आता है एनर्जी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप रिजल्ट यूज करते हैं k q1 q2 डिवाइड बाय r, फिर आप q1 q2 की वैल्यू पे साइन पुट करते हैं। यहाँ पे तो क्या m1 m2 दोनों पॉजिटिव लिए जाते हैं, पर यहाँ पे जब
बट ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर अगर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो ये दोनों रिपेल करेंगे, तो हमें एक जैसा बनाना है, तो हमने बोला यार इसको भी अट्रैक्ट कराओ, तो एक Q1 पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो Q2 नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो एनर्जी ऐसी बनेगी, इस वजह से यहाँ पे माइनस आता है। ध्यान रखिएगा, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज K-Q1Q2/R, वहां पे पॉजिटिव है, वहां पे फिर Q की वैल्यू भी साइन पुट करनी पड़ती है, पर ग्रेविटेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, दैट इज U इज इक्वल टू माइनस GM1M2/R। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आप इसमें क्या क्या चर्चा कर सकते थे, इसमें आपने और क्या पढ़ा है इसके बाद? हाँ, एक वो बेसिक डेफिनेशन आपके पास में, दैट इज डेल्टा यू होता किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो हमेशा वैलिड है। डेल्टा यू आएगा आपके पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये कब, व्हेन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ये ऑलवेज, और ये कब, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। आप इसको प्रूव करके बता सकते हैं मुझे कि ऐसा आता है, ये प्रूव कर सकते हैं क्या? इसको प्रूव कीजिए वर्किंग थ्योरम से, तो आपको मजा आएगा ना ये देख के करके। अच्छा, इसमें एक और बात है, ये कब माना है हमने, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना है आपके पास, जीरो है। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं, यहाँ पे दो मासेस हैं आपके पास में, M1 M2, इसके बीच में पहले इन्फिनिटी सेपरेशन था, मतलब U एट इन्फिनिटी ज्यादा है कि U एट R ज्यादा है? अगर आप बात करें ग्रेविटेशन में, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, U एट इन्फिनिटी और U एट R? ये ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? अगर आप दो मासेस को इन्फिनिटी छोड़ते हैं तो अपने आप पास पास आ जाते हैं, और जब कुछ अपने आप हो रही है तो वो उससे एनर्जी कम हो रही हो तभी हो रहा है। मैं बोलूँ मैंने इसको छोड़ा, ये नीचे जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज नीचे जाने से इसकी एनर्जी पोटेंशियल घटती है, तो हर एक सिस्टम चाहता है मेरी पोटेंशियल घटे, तो आप वहां से विजुअलाइज कर सकते हैं कि जब आप दो मासेस को इन्फिनिटी छोड़ते हैं तो पास पास आते हैं, और अगर वो पास पास आ रहे हैं इसका मतलब वो अपनी एनर्जी को घटा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप देखते हैं तो दो चार्जेस को आप छोड़िए, पॉजिटिव चार्ज वो भाग के इन्फिनिटी पे जाएंगे, मतलब इस वाली गिवन पोजीशन में पोटेंशियल ज्यादा है, इन्फिनिटी पे कम है। इन्फिनिटी पे जीरो होता है तो यहाँ पे K-Q1Q2/R, समझ में आ रहा है? तो वहां पे जीरो, यहाँ पे K-Q1Q2/R, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो इन्फिनिटी पे कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। पर अगर आप ग्रेविटेशन में देखेंगे तो इन्फिनिटी पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इन्फिनिटी पे आता है जीरो, यहाँ पे माइनस GM1M2/R। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि U एट इन्फिनिटी U नॉट है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, GM1M2/R प्लस U नेट होल। बात समझ में आ गई? तो यार ये टर्म याद रखिए, कई बार क्या होता है कि वो आपको, क्योंकि हमेशा आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन है, पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन है, हम जो पोटेंशियल लिखते हैं वो इन्फिनिटी पे जीरो मान के लिखते हैं। तो अगर आप इन्फिनिटी पे जीरो नहीं मान रहे, कुछ और वैल्यू मान रहे, तो आप इस तरीके से प्रोसीड उसको फिर करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास में क्या हो सकता है बच्चों, आपसे ऐसे सवाल आ सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है। तो उसके लिए आप जैसे कभी वर्क डन की बात हो तो आप हमेशा इनिशियल पोटेंशियल लिखिए, फाइनल पोटेंशियल लिखिए, दोनों का डिफरेंस कीजिए। तो अगर कंजर्वेटिव का चाहिए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, और एक्सटर्नल का चाहिए दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। कर पाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। और आपके पास में जैसे डिफरेंट ऐसे पेयर बना देगा आपके पास में, आपको बोल देगा कि यहाँ पे ऐसे ये शेप थी, इनिशियली चार मासेस थे, एम 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 एम, इनकी साइड कुछ ए थी, अब आपने इसको सर्कल में रख दिया ऐसे, इसकी रेडियस कुछ ए है, यहाँ पे एम एम एम, तो वर्क डन एक्सटर्नल कितना, तो कुछ नहीं करना है, इसकी पोटेंशियल निकाल, फाइनल पोटेंशियल निकाल, वर्क डन एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, डेल्टा दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कर पाएगा इसको? पेयर वाला खेलना, कितने पेयर्स बन रहे हैं, फिर उससे हमें प्रोसीड करना है। बात समझ में आ गई? अच्छा, और देखते हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर। कई बार इस तरीके के सवाल आपके पास में रहते हैं, आपको बोल देगा कि यहाँ पे m था, यहाँ पे 2m था, इनिशियल सेपरेशन इसके बीच में 10r था, ठीक है, सब रेस्ट पे था, इसको रिलीज किया, अब क्या हो गया, ये m और ये 2m, इनके बीच सेपरेशन कितना बन गया, 4r बन गया। तो आपसे पूछा बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछ लिया। तो आप क्या क्या लगाएंगे, आप बोलेंगे सिस्टम पे F एक्सटर्नल 0 है, और सिस्टम पे F एक्सटर्नल 0 लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियली 0 था तो फाइनल भी 0 रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे को कट आउट करेंगे, ऐसे लिख दो, इनिशियल 0 था, फाइनल भी 0 होना चाहिए, यहाँ से V1 V2 में रिलेशन मिल गया। फिर एक आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन तब लगाते हैं व्हेन ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क। एक्सटर्नल फोर्स लग सकते हैं पर वो कैसे, उनका वर्क नहीं होना चाहिए। देख, मोमेंटम कंजर्वेटिव, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए F एक्सटर्नल 0 होना चाहिए, और अगर आप बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तो एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है पर उसका वर्क डन 0 होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन तब लगाते हैं व्हेन ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क। तो आप इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, आप प्रोसीड करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा।
क्लियर है, सीधी सपाट बात है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने बेसिक बातें एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर पढ़ी थी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास में और क्या हो सकता है, आपसे कभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करें, मान लीजिए कभी बात हो रही है ग्रेविटेशन पोटेंशियल की, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़ा था वैसी ही कहानी है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। जैसे अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा वर्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सारी जगह यूज होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ज्यादा यूज नहीं है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल बस ठीक है पढ़ने के लिए है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा यूज होती है। तो अगर आप बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसकी वोल्ट नहीं होती ना बच्चों, इसकी वोल्ट नहीं होती, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये है पर यूनिट मास। तो आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ m मास है, कैपिटल M मास है, इस ओपन पोटेंशियल पूछ रहा है r दूरी पे, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा 1 kg लिख के, दैट इज माइनस जी एम मल्टीप्लाई 1 kg डिवाइड बाय r, फिर डिवाइड बाय 1 kg कर दूंगा तो ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो नेगेटिव आता है, यहाँ पे क्यू चार्ज होता तो पॉजिटिव आती, मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज होता तो r दूरी पे जो पोटेंशियल दैट इज के क्यू बाय r, पर यहाँ माइनस आता है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियली माइनस था आपके पास। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। और क्या हो सकता है आपके पास, और क्या पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, और कुछ गिवन पोजीशन पे दे सकता है आपको, यहाँ पे ऐसे कोई 3-4 मास पकड़ा दिए, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg सेंटर पोटेंशियल, तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे 1 kg मास रखो, इसे कोरस्पॉन्डिंग सब पोटेंशियल लिखो, फिर डिवाइड बाय 1 kg कर दो, क्लियर। तो बस एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है आपके पास है, वो क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे दोनों मास अट्रैक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब दोनों चार्जेस रिपेल होते हैं तब पोटेंशियल देते हैं k q1 q2 डिवाइड बाय r, और अट्रैक्ट करने के केस में एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं।